तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लास्ट क्लास में जो देखे थे उसी चीज को अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम कंटिन्यू कर रहे हैं गुप्त काल में हमने क्या क्या देख लिया है। बच्चों गुप्त काल में हमने सबसे पहले क्या देखा, तो सबसे पहले परिचय देखा और उसके जानकारी के स्रोत देखे। पहले लेक्चर में ही देखा गुप्त काल के। दूसरे लेक्चर में राजवंश देखा। राजवंश में कौन कौन से राजवंश में क्या किन किन को देखा, तो हमने देखा श्रीगुप्त को देखा, घटोत्कच को देखा। राजा का नाम याद हुआ कि नहीं तुम लोग को? चंद्रगुप्त प्रथम को देखा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हमने किसको देखा? समुद्रगुप्त को देखा। समुद्रगुप्त के बाद हमने किसको देखा? चंद्रगुप्त द्वितीय को देखा मुख्य तौर पे। फिर हमने देखा कुमारगुप्त को देखा। कुमारगुप्त के बाद हमने देखा स्कंदगुप्त और भानुगुप्त। साथ ही साथ हमने देखा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इस तरीके से हमने क्या देखा? प्रमुख राजवंश देखा। ये सेगमेंट हमने किसमें पढ़ लिया? अभी ये सेगमेंट हमने पढ़ लिया है गुप्त में। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो नया सेगमेंट क्या देखने जा रहे हैं, तो देखिएगा किसी भी राजवंश को पढ़ते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं। तो ये हमने क्या देखा, उसका परिचय देखा, जानकारी का स्रोत देखा और क्या देखा, राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति देखा है। लेकिन अब जो हम देखेंगे नया सेगमेंट जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे गुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था। क्या देखेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था। इस प्रशासनिक व्यवस्था में हम क्या क्या दो तीन चीज देखेंगे। सैन्य या सेना व्यवस्था देखेंगे, दूसरा न्याय व्यवस्था देखेंगे। क्या देखेंगे? सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। इसके बाद गुप्त काल की सामाजिक स्थिति को देखेंगे। इसके बाद गुप्त काल की आर्थिक स्थिति को देखेंगे। इसके बाद हम लोग धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति को देखेंगे। और गुप्त काल स्वर्ण काल अंतिम में किस तरीके से है ये देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे गुप्त काल का पतन। इस तरीके से हम देखने वाले हैं। तो हमने ये सब देख लिया और आज ये पूरा सेगमेंट आज देख लेंगे। ठीक है? क्या? गुप्त की प्रशासन व्यवस्था, दूसरा सैन्य व्यवस्था, तीसरा न्याय व्यवस्था। इसके अलावा गुप्त काल की सामाजिक स्थिति, गुप्त काल की आर्थिक स्थिति, गुप्त काल की धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों बोलते हैं और उसका पतन कैसे हुआ। पतन हुआ, अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। तो पतन कैसे हुआ है, तो चलिए गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था से हम देखना चालू करते हैं। बच्चों प्रशासनिक व्यवस्था में दो तरीके की चीजें आती हैं। एक को बोलते हैं केंद्रीय राजतंत्र बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, एक को सिंपल सिर्फ राजतंत्र बोलते हैं। आप ये समझिएगा बच्चों, जब हम मौर्य पढ़ रहे थे, जब हम क्या पढ़ रहे थे? मौर्य। तो मौर्य में हम किसको पढ़े? अशोक को पढ़े। तो अशोक के शासनकाल में केंद्रीय सत्ता क्या हो गई थी? केंद्रीय सत्ता मजबूत हो गई थी। केंद्रीय सत्ता क्या हो गई थी? मजबूत हो गई थी। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो सबसे बड़ा योगदान चंद्रगुप्त। सबसे बड़ा योगदान किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। फिर किसका था? अशोक का था। लेकिन अशोक के शासनकाल के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग राजा नहीं आया तो क्या हुआ? सत्ता क्या हो गई? विकेंद्रीकृत होती गई। और मौर्योत्तर काल में, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, मौर्योत्तर काल में क्या हुआ? पूरा देश तो दो हिस्सों में लड़ता रहा, एक देशी आक्रमण और एक विदेशी आक्रमण। तो वैसी केंद्रीकृत सत्ता नहीं हुई। मतलब इसमें सत्ता जो रही वो विकेंद्रीकृत सत्ता रही। इसमें सत्ता कैसी रही? केंद्रीकृत। मतलब पावर राजा के पास पूरा रहा तो केंद्रीकृत। पावर अगर और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो क्या हुआ? विकेंद्रीकृत। तो मौर्य काल में क्या था? केंद्रीकरण ज्यादा था। मौर्य काल में क्या था? विकेंद्रीकरण था। केंद्रीकरण की प्रक्रिया किसमें? मौर्योत्तर काल में ज्यादा नहीं थी।
ठीक है बच्चों। लेकिन जब हम मौर्योत्तर काल का कौन सा काल पढ़ते हैं? गुप्त काल पढ़ते हैं। तो गुप्त काल के बारे में मैं एक लाइन लिखूंगा, उसको समझिएगा। केंद्रीय सत्ता थी। कैसा हो गया? गुप्त काल मजबूत हो गया, अपने राज्य का प्रशासन किया। इसने किसको हराया? कुषाणों को हराया, शकों को हराया, हुणों को हराया, और हिंद यवन हिंद पलह जा चुके थे। मतलब मेन पावर में कौन आ गया? गुप्त वंश आ गया। तो केंद्रीय सत्ता क्या हो गई बच्चों? मजबूत। किंतु मौर्य शासन की तुलना में कम। कहने का मतलब समझ आया कि नहीं? सेंटर पावर स्ट्रांग हुआ, लेकिन जितना चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में था और जितना अशोक के टाइम में स्ट्रांग था, जितना बड़े सत्ता था, उतनी बड़ी सत्ता नहीं हुआ। किसका? गुप्त टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है। इसमें भी बच्चों क्या होता था? एक राजा होता था, और राजा का सहयोग करने के लिए बच्चों एक मंत्री परिषद होती थी। क्या होती थी? मंत्री परिषद। और इसमें एक मंत्रिण होता था। कौन होता था? मंत्रिण होता था। ठीक है। इसमें जो राजा का प्रमुख व्यक्ति होता था बच्चों, उसको सुनिएगा, यहां पे 5 नाम लिखूंगा, 5 के 5 नाम का मीनिंग या सही जोड़ी पूछता है। इसमें एक व्यक्ति को अमात्य बोलते थे। क्या बोलते थे? अमात्य। दूसरे का नाम है कुमार अमात्य। ये कौन कौन है समझिएगा। कुमार अमात्य। पहला कौन है? अमात्य। दूसरा कुमार अमात्य। तीसरा महासंधि विग्रहक। चौथा महासेनापति। पांचवा महाबल अधिकृत। राजा ये 5 तरीके के, राजा रखने का तो बहुत सारे तरीके के अधिकारी रखता था, लेकिन ये 5 तरीके के अधिकारी हैं जिनको लेके मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहला कौन है? अमात्य। अमात्य मतलब देखो, एक राजा जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो मोदी जी के पास सबसे पहले कौन है? कैबिनेट मंत्री है। फिर कैबिनेट मंत्री से दूर कौन है? मंत्रिमंडल। फिर मंत्रिमंडल से दूर कौन है? मंत्री परिषद। समझिएगा इसको कैसे। जब कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं तो मोदी जी के पास 6 या 7 ही मंत्री हैं जो उसके कैबिनेट मंत्री में आते हैं। जैसे कि राजनाथ सिंह कौन से मंत्री हैं? रक्षा मंत्री हैं। फिर उसके बाद क्या? निर्मला सीतारमण कौन सी मंत्री हैं? हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर, तो वित्त मंत्री। फिर उसके बाद विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। तो क्या हुए? एस जयशंकर उसके पास के मंत्री हैं। ठीक है। 3 मंत्री आप सुने, कौन कौन सा? राजनाथ सिंह, और फिर एक प्रमुख मंत्री जो मोटा भाई अपना, क्या? गृह मंत्री, तो अमित शाह जी। तो टोटल क्या हो गए? ये 4 से 5 लोग क्या हुए? मोदी जी के एकदम करीब हुए। तो क्या क्या कहलाएंगे? कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? और उसी तरीके से राजा के सबसे करीब जो व्यक्ति रहते थे वो अमात्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अमात्य कहलाते थे। ये सम्राट को राजकीय कार्य के लिए सलाह देते थे। समझे क्या बोला? ये राजा को क्या कहते थे? राजकीय कार्य के लिए सलाह देते थे कि राजा राज्य में शासन कैसे करेगा। देखो बच्चों, जब आपको गुप्त साम्राज्य पढ़ाएंगे तो मैं एक चीज बोल रहा हूं। देखिएगा, एक होता है गोप। गोप का मतलब होता है बच्चों राजा। गोप का मतलब ही होता है राजा। दूसरा होता है उपरिक। उपरिक होता है, जैसे ये गोप किसका प्रमुख है? तो देश का प्रमुख है। उपरिक किसका प्रमुख है? तो प्रदेश का प्रमुख है। तो जो प्रदेश का प्रमुख होता था, जैसे आज के डेट पे अगर करोगे तो सीएम, चीफ मिनिस्टर, क्या हुआ? राज्य का प्रमुख है। उसी तरीके से राजा के दौरान, जब राजा का एक शासन था, तो उसके दौरान जो प्रांत होता था, तो प्रांत के प्रमुख या प्रांत के अधिकारी को क्या बोलते थे? कुमार अमात्य बोलते थे। यहां पे मैं लिख रहा हूं एक शब्द, प्रांत अधिकारी। समझ आया कि नहीं आया लोगों को? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहे हैं? जो आज की डेट में सीएम है, वो उस टाइम क्या था? प्रांत अधिकारी था। उसको क्या बोलते थे? कुमार अमात्य बोलते थे। फिर महासंधि विग्रहक, जो एस जयशंकर जी की बात कर रहा हूं ना, विदेश में जाके विदेशी व्यक्तियों से या विदेशी राज्यों से या विदेशी देशों से क्या कर रहे हैं? संधि कर रहे हैं। तो जो हमारे पड़ोसी राज्य थे गुप्त के अलावा, उनसे संधि करने का काम या विदेशी राज्यों से संधि करने का काम या व्यापार करने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता था? महासंधि विग्रहक।
समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये विदेश मंत्री होते थे। क्या होते थे? विदेश मंत्री। इसको मैं ऐसे लिख दूं, विदेश मंत्री। देखो आज की डेट से अगर जोड़ के नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा, और अगर अच्छे से तोड़ के सीख जाओगे तो अच्छी है। महासंधि, संधि किससे होगी? पड़ोसी देशों से होगी। विग्रह, या तो संधि जुड़ेगा या तो तोड़ेगा, विग्रह करेगा, ठीक है। कुमार अमात्य, मतलब छोटा, अमात्य तो है लेकिन कैसा अमात्य है? छोटा अमात्य। कुमार अमात्य है तो क्या होगा? प्रांत का अधिकारी। मेन अमात्य, तो अमात्य कैसा होगा? सम्राट को राज्य की कार्य। देखिए मंत्री को जब आप पढ़ेंगे ना तो एक होता है केंद्रीय मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, और एक होता है उप मंत्री। तो केंद्रीय मंत्री जो है वो अमात्य है, जो राज्य मंत्री टाइप का है वो कुमार अमात्य है। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, क्लियर हुआ। महासेनापति, तो बच्चों देखो हमारे यहाँ कितनी सेनाएं हैं, खास करके अभी तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अभी भारत पाकिस्तान वॉर, अच्छा भारत पाकिस्तान वॉर की क्या स्थिति? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहां हो रहा है? अच्छा हवा, तो कौन सा, इसको कौन सी मतलब कौन सी लड़ाई बोलते हैं? अच्छा क्या होता है? मॉक ड्रिल क्या होता है? वॉर की प्रिपरेशन होती है ना, तो मॉक ड्रिल, तो मॉक ड्रिल होता क्या है? पता है क्या? आइडिया है आप लोग को? तो देखो अभी ना कुछ कुछ चीजें हॉट टॉपिक रहेंगे, इसको पढ़ लो, खास करके जिनको सीजीपीएससी मेंस देना है। ये अगले साल के मेंस के पूरे निबंध पार्ट में बनेंगे, है ना। मेंस का निबंध आपको अभी से तैयार करना पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है टॉपिक साल भर में। देखो महासेनापति वो होता था बच्चों जो तीनों सेनाओं का प्रमुख हो, यानी कि यहाँ पे सैन्य अधिकारी, क्या लिख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे? सैन्य अधिकारी। उसके नीचे का और एक चीज लिखा है महाबल अधिकृत, ये भी सेना का ही व्यक्ति है लेकिन विभागीय सेना का अधिकारी। क्या बोल रहे हैं? विभागीय सेना अधिकारी। जैसे हमारे यहाँ तीनों सेनाओं का अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और विभागीय सेना का प्रमुख कौन होता है? तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति होता है ना। थल सेना का प्रमुख, जल सेना का प्रमुख। तो उसी तरीके से विभागीय सेना, अब यहीं से मैं बच्चों धीरे से ओपन कर रहा हूं। क्या देखो मैंने शासन बता रहा है, अब यहीं से क्या आ रही है? सेना व्यवस्था। तो यहीं से समझिएगा। अगला चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो सैन्य व्यवस्था बताऊंगा। इसी में सैन्य व्यवस्था बता रहा हूं, अलग से नहीं बताऊंगा। देखो बच्चों जो सेनाएं होती थी, मैं चाह रहा हूं यही बताऊं और यही बताऊंगा। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या होता है ना, फिर आपको पीपीटी भी मिले तो अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसकी बात कर रहे हैं? सेनाओं की बात कर रहे हैं। जो सेना थी बच्चों, जो गुप्त काल में सेना होती थी वो किस तरीके की होती थी? एक पैदल सेना थी। कैसी सेना थी? सुनते चलेगा, अभी सब में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक है गज सेना थी, हाथियों की सेना थी, ठीक है। एक अश्व सेना थी। कैसी सेना थी? अश्व सेना। कैसी कैसी सेना? एक पैदल सेना थी, एक गज सेना थी, एक अश्व सेना थी, एक रथ सेना थी, जिसे रथारोही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रथारोही। तो सेनाएं कितने प्रकार की थी बच्चों? 4 प्रकार की थी। इसके पहले जब हम मौर्य काल में सेनाएं पढ़े थे कितने प्रकार की पढ़े थे? प्रारंभ में 4 प्रकार की, फिर बाद में 2 और जुड़ जाती है, टोटल कितने प्रकार की थी? 6 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी? 6। देखो बच्चों, जो पैदल सेना थी, पैदल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को चमुई बोलते थे। क्या बोलते थे? चमुई। आपको याद रहता है तो याद रखिए, नहीं याद रहता तो मत याद रखिए, बट मैं पढ़ा दे रहा हूं चमुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीएससी ने एक बार इस सेना पे प्रश्न पूछ चुका है। तो पैदल सेना को क्या बोलते थे? चमुई। गज सेना को बोलते थे महापालीपति। महापालीपति, ठीक है। अश्व सेना को भट्ट अश्वपति। भट्ट अश्वपति। और एक रथारोही सेना है। रथारोही को कुछ स्पेशल नाम नहीं दिया जाता था, ये रथ से निर्मित थी, बस इतना ही कहा जाता, रथ से निर्मित। अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, कुछ क्वेश्चन बोलेगा नहीं, बोलेगा एक तरफ 1 2 3 4 गुप्त काल की प्रमुख सेनाओं के नाम 1 2 3 4, बगल में नाम देगा 1 2 3 4, सही जोड़ी बनाइए। समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? बस क्या करेगा, गुप्त काल में क्या कहेगा, सिर्फ नाम डाल देगा सेनाओं का और बगल में उसका
कंटेस्ट डाल देगा और सही जोड़ी मिलाने को बोल देगा। तो सेना याद रहेगा। सेना के प्रमुख कौन होता है? महासेनापति। और जो विभागीय प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है? महाबली अधिकृत। ठीक है, बच्चों याद कीजिए, मौर्य काल में मैंने बताया था कि पहले 4 प्रकार की सेनाएं होती थी, फिर 2 प्रकार की सेनाएं जोड़ी गई, जिसमें एक ऐसी सेना थी जो सभी सेनाओं के लिए अस्त्र शस्त्र औजार युद्ध सामग्री को जुटाने का काम करता था। बताया था ऐसी एक सेना थी। तो इसमें भी एक सेना थी जिसे क्या कहते, जिसमें इसमें एक पद निर्धारित कर दिया था कि उस व्यक्ति को कहा जाता था भंडार। आप समझिए कैसे कैसे याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि भंडार गारिक, जो भंडार किसका भंडार? अरे हथियारों का भंडार। तो रण किसके लिए? युद्ध के लिए। तो उस व्यक्ति का नाम था रण भंडार गारिक। ऐसे याद रखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी सेनाओं को क्या क्या उपलब्ध कराएगा? युद्ध सामग्री और अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराने का काम करेगा। उसके प्रमुख को क्या बोलते थे? रण भंडार गारिक। ऐसे रटोगे तो याद नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। देखो इसमें क्या विभागीय प्रमुख हो? महाबल अधिकृत। समझ में आया? सेनापति, पूरे सेनाओं में सबसे बड़ा सेना महासेनापति, सैन्य अधिकारी। सैन्य अधिकारी क्या कहलाएगा? महासेनापति। और जो एकदम छोटा सैनिक होता था बच्चों, उसको चट बोलते थे। चट क्या बोलते थे? चट। छोटा सैनिक जो होता था, सिर्फ एक साधारण सैनिक का नाम क्या था? चट। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? गुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था में हमने क्या पढ़ लिया? सैन्य व्यवस्था पढ़ लिया और गुप्त की प्रशासन व्यवस्था को देख लिया। इसमें प्रशासन व्यवस्था में कुछ चीजें छोटी अभी बताएंगे। अब हम क्या देखते हैं? अगली न्याय व्यवस्था देखिए। एक बार इसको देखिए जल्दी से, फिर न्याय व्यवस्था देखेंगे। न्याय व्यवस्था 4 पार्ट में टूटेगी। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। ये समझिएगा, जो ये गुप्त काल है ना, गुप्त काल के लोगों का मुख्य काम क्या था? उद्योग था। क्या था? यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अगले वाले कंटेस्ट के लिए, न्याय व्यवस्था बताने के लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल के लोगों का प्रमुख काम क्या था बच्चों? उद्योग। क्या था? उद्योग। और उद्योग उद्योग था। और उद्योग किसके द्वारा किया जाता था बच्चों? तो उद्योग व्यापारियों द्वारा किया जाता था। जो व्यापारी होते थे वो क्या होते थे? श्रेणी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? श्रेणी। श्रेणी एक संस्था थी जो व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। परिवार में एक व्यक्ति जो होता था, जो मुख्य रूप से व्यापारिक काम करता था, उसके 3-4 परिवार का समूह मिला के एक व्यापारी व्यक्ति को किसमें रखा जाता था? श्रेणी में रखा जाता था। उसे कुल कहते थे। क्या कहते थे? कुल कहते थे। अब मान लो एक और शब्द है बच्चों, पुग। पुग एक ऐसा शब्द है, पुग एक ऐसा शब्द है जिसमें क्या कर दिया कि 5-10 व्यापारी को रख दिए। भाई तेरा काम सब्जी का है, तेरा काम खाद्यान्न का है, तेरा काम तेल क्षेत्र का है, तेरा काम इसका है। ऐसे करके बांट दिए। अलग अलग कार्यों को बांटने के लिए एक छोटी सी संस्था बनाई गई थी जिसको क्या कहते हैं? पुग कहते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2021 में शायद पूछा था। सार्थवाह क्या होता है? एक व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर जब काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? सार्थवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थवाह कहते हैं। 4 नाम है आपको, सार्थवाह, पुग, कुल, श्रेणी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो न्याय व्यवस्था पढ़ा था ना, न्याय व्यवस्था इससे जुड़ेगी। अच्छा ये बताओ, किसी भी समाज में न्याय किसको दिलाओगे? लोगों को दिलाओगे। और लोगों के साथ गलत कब होगा? जब उनके व्यापार में गलत होगा, तभी तो लोगों के साथ गलत होगा। राजा न्याय किसको देगा? या तो फौजीदारी मामला होगा या तो दीवानी मामला होगा। दीवानी मामला मतलब कैसा? लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड मामला, ठीक है। और फौजदारी मामला मतलब कैसा? चोरी डकैती। तो ये चोरी डकैती मुख्य रूप से किसके यहां होगा?
व्यापारी वर्ग के यहाँ होगा। इसीलिए न्याय व्यवस्था के लिए, ध्यान से समझिएगा, आप ऐसे रटेंगे तो आपको भूल जाएंगे, इसलिए इसको इस तरीके से बताया गया। न्याय व्यवस्था के लिए 4 तरीके के न्यायालय बनाए गए। कितने तरीके के? 4 तरीके के। पहले न्यायालय का नाम था राजा का न्यायालय, राजा का न्यायालय। दूसरा जो नाम था बच्चों, स्पेशली उसे पुग कहा जाता था। तीसरा जो नाम था उसे कुल कहा जाता था, और चौथा जो नाम था उसे श्रेणी कहा जाता था। ये 4 तरीके, ये बच्चों, ये चारों संस्था है। संस्था भी कभी कभी डिसीजन देती है। जैसे हरियाणा में अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई चीज ऊपर नीचे होता है तो कोई भी मामला ऊपर जाने से पहले खाप पंचायत में मामला, उस मामले पे बातचीत होती है। मतलब अगर परिवार में कोई मसला होता है या परिवार में छोटा भाई बड़े भाई के पैसे से पैसा निकाल लेता है, पर्स से, तो लड़ाई होती है, तो फिर क्या होता है, पिताजी और माताजी के सामने क्या होता है, उसकी सुनवाई होती है और वहीं पे समझौता कराया जाता है। क्या उस मामले को थाने में ले जाया जाता है? क्या नहीं। तो ऐसे ही छोटे छोटे मामलों को, श्रेणी के मामले को श्रेणी में, कुल के मामले को कुल में, पुग के मामले को पुग में के अंतर्गत सॉल्व किया जाता था। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात यह है बच्चों कि जो न्याय प्रमुख होता है, समझिएगा, न्याय प्रमुख जो होता था वो बच्चों राजा होता था। कौन होता था? राजा। अंतिम निर्णय राजा लेगा। राजा इसके लिए क्या रखा था? तो राजा अपने पास इसके लिए कुछ अधिकारी रखा था न्याय से संबंधित, जिन अधिकारी को महादंड नायक कहते थे। क्या कहते थे? महादंड नायक कहते थे। ये क्या होता था? न्यायिक अधिकारी, महादंड नायक, या इसी को सर्वदंड नायक भी बोलते हैं। सर्वदंड नायक। समझिए क्या बोल रहे हैं? न्याय व्यवस्था में कितनी व्यवस्थाएं थी? 4 क्यों थी? क्योंकि समाज में स्पेशली मुख्य रूप से अगर कुछ भी होना तो व्यापारी वर्ग को कुछ होना था। व्यापारी वर्ग में 3 तो संस्था हो गई, पुग, कुल, श्रेणी, और मेन क्या हो गया? राजा का न्यायालय। और राजा अपने न्यायालय में न्याय देने के लिए क्या बना के रखा था? ये अधिकारी बना रखा था, जिसको महादंड नायक और सर्वदंड नायक कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे कैसे नहीं क्लियर होगा? होगा, सब क्लियर होगा। आगे देखो, पढ़ोगे तो क्लियर होते चलेगा। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस न्यायालय से 2 चीजें निकल के आती। एक होता है दीवानी मामले, एक होता है बच्चों फौजदारी मामले। अच्छा, दीवानी मामले हमेशा जमीन जायदाद से रिलेटेड जो मामले होते हैं बच्चों, दीवानी मामले होते हैं। आप कलेक्टर का मतलब समझते हो? कलेक्टर इज द आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लेकिन उसको डीएम भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके पास क्या होता है? जिला दंडाधिकारी होता है, उसके पास न्यायिक अधिकार भी होता है। आपको पता है, अगर चोरी हो, डकैती हो, या मारकाट हो, या हत्या हो, इस तरीके के मामले को कलेक्टर सॉल्व नहीं करता है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लैंड डिस्प्यूट का कोई मामला है तो सबसे पहले वो तहसीलदार के पास जाएगा, फिर वो मामला तहसीलदार से पहले तो सबसे पहले रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास जाएगा या पटवारी के पास जाएगा। पटवारी नहीं सॉल्व करेगा तो आरआई के पास जाएगा, आरआई नहीं सॉल्व करेगा तो तहसीलदार के पास जाएगा, तहसीलदार नहीं सॉल्व करेगा तो फिर अंत में किसके पास जाएगा? कलेक्टर के पास जाएगा। अंतिम निर्णय कौन लेता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेता है। मतलब ही हैज अ मजिस्टेरियल पावर आल्सो, मतलब एज एन आईएएस ऑफिसर ही हैज अ मजिस्टेरियल पावर आल्सो, मतलब कि वो न्यायिक रूप में एक न्याय अधिकारी भी है जिले के हिसाब से। उसी तरीके से बच्चों क्या होता था? दीवानी मामलों पे निर्णय और फौजदारी मामलों पे निर्णय लेने के लिए अलग अलग न्यायालय थे। दीवानी मामलों में अक्सर अंतिम निर्णय कौन लेता था? राजा लेता था। कौन लेता था? समझ आया कि नहीं आया? अभी आप ना किसी भी चीज को पढ़ो तो आज के कंटेक्स्ट से जोड़ के पढ़ो। अच्छा, मुद्दे की चीज यह है कि दीवानी मामले से एक मामला निकल के आता है भूमि। क्या निकल के आता है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास में, ध्यान से सुनिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में सातवाहन एक ऐसा वंश रहा है जिसने ब्राह्मणों को भूमि दान में दी है। भूमि दान में दी किसने? सातवाहनों ने भूमि दान में दी। और भूमि दान में देने की वजह से, अगर आपको याद होगा, पूछता है क्वेश्चन, अग्रहार कहा गया इनको। क्या कहा गया? अग्रहार कहा गया। बच्चों सेम इसी तरीके से इसकी चीज का अनुकरण करते हुए गुप्तों ने भी भूमि दान की। गुप्तों ने भी क्या किया? भूमि दान में दी।
अच्छा, इससे ये समझ, यहां से इससे मैं एक नई चीज खोल रहा हूं, लिंक करके बताऊंगा। इससे यह समझ में आता है कि गुप्त काल में भी, गुप्त काल या गुप्त वंश कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म के प्रति क्या रखते थे, आशा को, अपना पॉजिटिव आशा रखते थे, मतलब सकारात्मक स्वरूप रखते थे। कौन? गुप्त। और सातवाहन किसकी पूजा करते थे? स्पेशली मात्र सत्तात्मक समाज था, माताओं की पूजा करते थे। अरे तभी तो वशिष्ठी पुत्र कहा गया है, गौतमी पुत्र कहा गया है, समझ रहे हैं? माताओं के नाम पे पूरे शासन का नाम था। बच्चों यहां से बात ये निकल के आती है कि जो गुप्त थे, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो गुप्त थे वो स्पेशली, यहां पे मैं बता रहा हूं ना, वो स्पेशली वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे? वैष्णव धर्म को। सुनते चलिएगा, वो स्पेशली किसको फॉलो करते थे? वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। किंतु उनके कुछ राजा शैव धर्म का भी अनुकरण किए हैं। किसका अनुकरण किए हैं? शैव धर्म का अनुकरण किए हैं। बच्चों ये जो शैव धर्म का अनुकरण किए हैं, ये शैव धर्म 4 चीजों में बटा हुआ था। कितने चीजों में बटा हुआ था? 4 चीजों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी आपको मिलती है वायु पुराण में। किसमें मिलती है? वायु पुराण में। तो शैव धर्म जो है होता है बच्चों, उसकी 4 शाखाएं होती हैं। जैसे आपने सुना होगा ना अलग अलग, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लोगे। एक शाखा का नाम है कापालिक। क्या नाम है? कापालिक। एक है पाशुपत, पशुपतिनाथ, पाशुपत। एक का नाम है शैव, एक का नाम है कापालिक, और एक का नाम है कालामुख। तो ये मैं कहना क्या चाहूं, शैव धर्म का सबसे ज्यादा इवोल्यूशन समझ रहे हो, विकास कब किसके काल में हुआ? गुप्तों के काल में हुआ। तो याद रखिएगा बच्चों, एक है कापालिक, ठीक, दूसरा है शैव, तीसरा है पाशुपत, और चौथा क्या है? कालामुख। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। ये शैव धर्म भी 4 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। शिव की पूजा करने वाले लोग भी अलग अलग तरीके से शिव की पूजा करते हैं। मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं याद दिलाता हूं। आपने ओम नमः शिवाय सीरियल देखा होगा, उसमें धूम तनाना करते हैं, तो उसमें एक अग्नि के रूप में शिव को डांस करते हुए दिखाया जाता है, ठीक है, दिखाया जाता है। फिर आपने, जब मैं आपको सिंधु घाटी की सभ्यता बता रहा था, तो आपको मैंने बताया था कि एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, ठीक है। फिर आप और आगे बढ़े, जब आप ऋग्वैदिक काल पढ़े, तब आपको एक नया कैरेक्टर दिखाई दिया जिसमें रुद्र नाम आपने सुना, रुद्र नाम सुना, रुद्र, ठीक है। फिर आप और आगे बढ़े तो आपको महादेव नाम सुनाई दिया, ठीक है। फिर आप और आगे बढ़ रहे हो तो अब आपको शिव नाम सुनाई दे रहा है, जिसमें 4 शाखाएं सुनाई दे रही है। अब आप और आगे बढ़ोगे, जब आप मॉडर्न में आओगे तो शंकर नाम सुनाई देगा। फिर आप और आगे फ्यूचर में जाओगे तो शंकर के पीछे का कैलाश पर्वत अब गायब हो जाएगा, शंकर और मॉडर्न हो जाएंगे। मतलब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि शंकर को या शिव को या रुद्र को या पशुपतिनाथ को या ज्योतिर्लिंग, या ये सब अलग अलग कैरेक्टर, वो उस टाइम के इवोल्यूशन को बताता है। जो ज्योतिर्लिंग है वो ये बताता है कि, या ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले शिवलिंग आया, जो पृथ्वी की उत्पत्ति बताता है। शिवलिंग का आकार अपने आप में किसको निर्देशित करता है? पृथ्वी की उत्पत्ति को निर्देशित करता है। ज्योतिर्लिंग जो ये बताता है कि आग की खोज हुई थी। पशुपतिनाथ ये बताता है कि मनुष्य अपने साथ पशुओं को एकत्रित करके एक साथ रहने लगा। ये चीज करने में जो व्यक्ति सबसे सफल रहा वही शिव का सबसे अच्छा साधक बना। फिर जब मनुष्य का, शिव का कौन सा रूप आ गया? मानवीकृत रूप आ गया, तो क्या आ गया? रुद्र आ गया। फिर और आगे के चरण में क्या आ गया? तो महादेव आ गए। महादेव के बाद कौन सा आ गया? शिव का एक ऐसा रूप आया जिसमें 4 अलग अलग तरीके के व्यक्ति अलग अलग तरीके के सेक्ट को फॉलो करने लगे। और आगे इसी तरीके से शंकर आएगा। जब आपको शंकराचार्य पढ़ाएंगे, अरे शंकराचार्य पढ़ोगे आप, अलवार नैनार पढ़ोगे तो शंकराचार्य आएंगे, तो 4 मठ बनाएंगे, है ना। आपने नाथ का नाम सुना होगा, जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो इसमें मैं बताया था कि सबसे पहले यमुनोत्री बताया, यमुनोत्री के बाद गंगोत्री बताया, गंगोत्री के बाद केदारनाथ बताया, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ बताया, और चारों जगह से अलग अलग नदी निकालते हुए बताया। एक जगह से अलकनंदा नदी निकली, एक जगह से मंदाकिनी निकली, एक जगह से भागीरथी निकली, एक जगह से यमुना निकली, और सब लास्ट में किस में मिली? गंगा में मिली। तो ये ऐसे ही नहीं हो गया। मतलब देखो, मैं कहना ये चाह रहा हूं, ज्योग्राफी को थोड़ा सा अगर आप इतिहास से जोड़ोगे और इतिहास की चीजों को अगर कंटेक्स्ट वाइज समझोगे तो आपको चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। हिस्ट्री आसानी से इंटरेस्टिंग लगता नहीं है,
क्योंकि समझाने वाला वैसा चाहिए। तो देखिए आपको ये समझ में आया कि शैव धर्म का सबसे ज्यादा इवोल्यूशन हुआ तो कापालिक, शैव, पाशुपत और कालामुख, ये 4 तरीके के क्या निकले, संप्रदाय निकले। और इन सब का उल्लेख किसमें है बच्चों, याद रखिएगा, इन सब का उल्लेख जो है वो वायु पुराण में, किसमें है, वायु पुराण में। तो मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि गुप्तों ने भूमि दान में दी। दान किसको दी, ब्राह्मण धर्म के प्रति दी, वैदिक धर्म के प्रति दी। वैदिक धर्म में कौन सा धर्म था, तो वैष्णव धर्म था, शैव धर्म था। वैष्णव धर्म क्यों बोला, क्योंकि जो गुप्त थे अधिकतम कौन सा धर्म का अनुकरण किए, वैष्णव धर्म का अनुकरण किए। इसका उदाहरण मैं बताता हूं, सुनिएगा, फिर से जोड़िएगा, समझिएगा कि आप जब लिखने जाओगे या टिक मारने जाओगे तो आपको नहीं याद आएगा, कंफ्यूज होगे, तो उसके लिए बचाव बता रहा हूं कि कैसे आपको याद रहेगा। गुप्त कौन सा धर्म मैं बोल रहा हूं, क्यों, गुप्तों ने सबसे प्रमुख एक मंदिर बनाया, दशावतार मंदिर। ये दशावतार मंदिर कहां है, उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। कहां है, दशावतार, सॉरी देवगढ़ का, हाँ, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। कहां बना हुआ है, और उत्तर प्रदेश के मंदिर में उसकी मूर्ति किसकी है, विष्णु भगवान की मूर्ति। याद रहेगा, पहला मंदिर में सबसे पहला मंदिर कौन बनाया है, गुप्तों ने बनवाया है, मंदिर वास्तुकला का। तो कौन सा मंदिर था, दशावतार मंदिर था। वो किससे संबंधित है, विष्णु से। तो कहीं ना कहीं गुप्त किस संप्रदाय के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी। समझ रहे हो, ये आपको पुरातात्विक साक्ष्य के साथ बता रहे हैं, जो भी हम फैक्ट पढ़ रहे हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं। तो बच्चों इसके अलावा यहाँ पे धर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ। गुप्तों में एक चीज और जोड़ के आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा, आपने मैंने बताया कि ये वैष्णव धर्म था, एक शैव धर्म था। बच्चों इसके अलावा ये बौद्ध धर्म का भी अनुकरण किए। बोलोगे नहीं सर नहीं मानते, अरे मानना पड़ेगा। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था, याद आया। तो जब कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था तो उसका क्या उद्देश्य था, महायान शाखा। देखो बौद्ध धर्म में भी 2 शाखाएं हैं, एक हीनयान है, एक महायान है। जो हीनयान शाखा थी बच्चों, वो बौद्ध धर्म की पुरानी विचारधारा का अनुकरण करती थी। जो महायान शाखा थी वो बौद्ध धर्म की नई विचारधारा का अनुकरण करती थी। तो गुप्तों ने बौद्ध धर्म की प्रगतिवादी विचारधारा का समर्थन किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। किसने बनवाया, कुमारगुप्त ने बनवाया, याद आया। और वो कौन सी शाखा का था, महायान शाखा को स्पेशली प्रमोट करता है। बच्चों इसी तरीके से यहां पे बता देते हैं, महायान शाखा और क्या, नालंदा विश्वविद्यालय। यहां पे मेरे को एक चीज और बतानी बच्चों, मेरे को फायान के बारे में बताना है। यहां पे मैं आपको उद्योग भी जोड़ के बता दूंगा और सब कुछ बता दूंगा। याद रखिएगा, हम सेक्शन में तोड़ के रखें लेकिन इंफॉर्मेशन आपको एक साथ जारी सब चीज की। ये जो अभी पढ़े, ये हम क्या पढ़े, धर्म पढ़े। गुप्त का पूरा धर्म देख लिया ना, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म। इसके अलावा इन्होंने जैन धर्म का भी समर्थन किया है। मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं किस नीति को अपनाया, सहिष्णुता की नीति को अपनाया। सभी धर्म को एक्सेप्ट किया है। किसने, क्यों कर पाए, क्योंकि ये वास्तव में मूल रूप से वैश्य कम्युनिटी के थे और वैश्य कम्युनिटी के लोग व्यापारिक थे और व्यापारी लोग हमेशा उद्योग करते। जब भी इंटरनेशनल वर्ल्ड में, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल वर्ल्ड में जब भी इकोनॉमी आती है तो धर्म कमजोर हो जाता है। समझ पा रहे हैं, जब इकोनॉमी की बात आती है तो धर्म कमजोर होता है। जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो धर्म को बढ़ाया जाता है। आप अभी इस बात को तब समझेंगे, शायद 2 साल बाद समझेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप काम करने लगेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए। तो बच्चों एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम है फायान। फायान पैदल यात्रा के माध्यम से यहां आता है, पेशावर यहां आता है। फिर यहां से होते होते वो मथुरा जाता है। मथुरा जाने के बाद बच्चों वो नालंदा आता है। इस दौरान वो अपनी एक किताब लिखता है। इस किताब का नाम है फो क्यू की। सी यू की है वेनसांग की किताब और फायान की किताब का नाम क्या है, फो क्यू की। बच्चों एक ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था 2023 में। 2 बंदरगाह हैं। पूर्वी बंदरगाह को बोलते हैं ताम्रलिप्ति बंदरगाह। क्या बोलते हैं, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। और यहां पे एक बंदरगाह है भाग्रकृच बंदरगाह, ठीक है।
भागरी कच्छ बंदरगाह है, दो बंदरगाह है, एक ताम्रलिप्ति एक भागरी कच्छ। तो ये पश्चिमी बंदरगाह है, ये पूर्वी बंदरगाह है। ये पूर्वी बंदरगाह के माध्यम से वापस से कहां चला जाता है, चीन चला जाता है। लेकिन इस दौरान क्यों बता रहे हैं आपको, इस दौरान वो श्रीलंका भी जाता है और श्रीलंका के लोगों से मिलता है। सुनिएगा, चीन और भारत का बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध रहता है गुप्त काल। क्या बोल रहा हूं, गुप्त काल में चीन और भारत के बीच अच्छा व्यापारिक संबंध रहता है, लेकिन उसके बीच मीडियोकर रहते हैं श्रीलंकन वासी। मतलब अगर भारत चीन के साथ व्यापार करता है तो बिचौलिया कौन रहता है, श्रीलंकन वासी। ये चीज का प्रमाण किसमें मिलता है, फो क्यू की किताब में लिखा हुआ मिलता है, जो किसकी किताब है, फायन की, जो आपको क्या बता रहा है, गुप्त काल के उद्योग या व्यापारिक अर्थव्यवस्था को बता रहा है। समझ रहे हो। तो मैंने यहाँ पे आपको जो कंटेस्ट बताया बच्चों, ये व्यापारिक अर्थव्यवस्था का कंटेस्ट बताया है। यहाँ पे जो आपको कंटेस्ट बताया है ये प्रशासन से जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पूरा धार्मिक अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट। ये किसका है, धार्मिक अर्थव्यवस्था। ये किसका है, व्यापारिक अर्थव्यवस्था का बेस है, आधार है। हम चल रहे थे किसमें, हाँ, तो ध्यान से वापस से फिर से जोड़ते हैं। मैंने आपको सैन्य व्यवस्था बताया, मैंने आपको न्याय व्यवस्था बताया, और मैं आपको प्रशासन व्यवस्था के अंदर दोनों बताया। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था भी कंप्लीट नहीं हुई है। प्रशासनिक व्यवस्था में एक चीज और पढ़ेंगे। फिर मैं आपको अर्थव्यवस्था और धर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया हूं, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिएगा, देखिए जो गुप्त काल था बच्चों, गुप्त काल में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, नीचे से चालू कर, सबसे पहले नगर परिषद हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी, नगर परिषद। सबसे छोटी जो इकाई हुआ करती थी वो ग्राम हुआ करती थी। किसी भी समाज की सबसे छोटी इकाई वास्तव में क्या होती थी, परिवार, और परिवार का प्रमुख मुखिया होता था। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम है। क्या है, ग्राम। ग्राम और कई ग्राम को मिला करके एक बड़ी इकाई बनती है जिसे कहते हैं पेट। क्या कहते हैं, पेट। सुनते चलेगा भी। और कई पेट को मिला के एक चीज बनती है जिसे कहते हैं विथी। विथी जो आज की डेट में तहसील कहलाती है। क्या कहलाती है, तहसील। और कई विथियां मिलके क्या बनाती हैं, जिला बनाती हैं, जिसे कहते हैं विषय। क्या कहते हैं, विषय। विषय किसको बताता है, विषय बताता है जिले को। किसको बताता है, जिले को। और इसी तरीके से जिले से ऊपर क्या है बच्चों, प्रदेश। तो प्रदेश को मैंने क्या नाम दिया था, अभी नाम दिया था ना एक, अरे अभी तो बताया था, प्रदेश को एक चीज बताया था। अरे प्रदेश को, प्रदेश इसी को बोलते हैं भुक्ति भोग। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। देखिए, एक कहते हैं भुक्ति, एक कहते हैं भोग, एक कहते हैं प्रदेश। ठीक है। इसके ऊपर सबसे ऊपर क्या है, तो सबसे ऊपर का देश और राष्ट्र। देश और राष्ट्र। तो प्रशासन कैसे बटा हुआ था, सबसे पहले क्या था, देश और राष्ट्र, फिर क्या था, प्रदेश, फिर क्या था, जिला, फिर क्या है, तहसील, फिर क्या है, ग्राम। तो ग्राम को ग्राम के समूह को पेट, पेट के समूह को विथि, विथि के समूह को विषय, विषय या जिला। अब विषय के पूरे समूह को क्या कहते हैं, भुक्ति, भोग या प्रदेश, और इसके पूरे समूह को क्या बोलते हैं, देश। ऐसा नाम कहा जाता था कब, गुप्त काल में। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। नगर परिषद का प्रमुख कहलाएगा बच्चों नगरपति। क्या कहलाएगा, नगरपति। ठीक है। उस समय ग्राम का प्रमुख क्या कहलाता था बच्चों, ऋग्वेद काल में ग्रामणी कहलाता था। यहां पे कहलाएगा बच्चों ग्रामिक या महत्तर। क्या कहलाएगा, ग्रामिक या महत्तर। बच्चों पेट का कोई विशेष प्रमुख नहीं होता था, विधि का प्रमुख होता था। तो विधि का एकदम बहुत इजी है, उसी के नाम पे रहेगा, विधि का स्वामी यानी विधिपति। विधिपति। इसी तरीके से विषय का स्वामी यानी विषयपति। ठीक है। इसमें एक नाम बताया था मैंने, अभी आपको बताया था उपरिक, नाम बताया था। देखिए
कहा, ये उपरीक का नाम कहीं दिखेगा आपको? हाँ देखो, उपरीक मैंने बताया था, राजा के नीचे कौन काम करता था? उपरीक, जो क्या कहलाता था? कुमार अमात्य, प्रांत अधिकारी कहलाता था। तो देखिएगा, आपको प्रदेश का प्रमुख क्या कहलाएगा? उपरीक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपरीक। और राज्य का प्रमुख क्या देश का प्रमुख क्या कहलाएगा? गोप्ता या गोप। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा। ये क्लियर हुआ? यही है प्रशासनिक व्यवस्था। यहां से गुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त होती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले गुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था, तो गुप्त का पूछता है भैया, 8 नंबर का मेंस में प्रश्न पूछ देगा, गुप्त काल की प्रशासन व्यवस्था पर विस्तार से टिप्पणी करें। तो आपके पास अब इतने पॉइंट हो गए कि गुप्त की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? केंद्रीय सत्ता पर आधारित थी, किंतु इसकी केंद्रीय सत्ता मौर्य सत्ता की तुलना में मजबूत नहीं थी। पहला पॉइंट। दूसरा, इसका प्रशासन का प्रमुख राजा होता था। राजा अपने पास मंत्री परिषद एवं मंत्री गण रखता था। मंत्री गण के प्रमुख को मंत्रिण कहते थे। राजा के पास कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे जिनके नाम निम्नलिखित है। मैं मेन आंसर राइटिंग बता रहा हूं, जिनके नाम निम्नलिखित है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला कौन हो गया? अमात्य। दूसरा कुमार अमात्य। तीसरा, हाँ, चौथा महासेनापति। पांचवा महाबल अधिकृत। क्या होता था इसका डिटेल। और इसके आधार पे राजा सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था बनाकर रखा था। सैन्य व्यवस्था में 4 तरीके की सेनाएं थी: पैदल सेना, गज सेना, रथ सेना और अश्व सेना। तो पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? चमुई कहलाती थी। क्या कहलाती थी? हाँ। अश्व सेना के प्रमुख को क्या बोलते थे? भट्ट अश्वपति। गज सेना के प्रमुख को क्या बोलते थे? महापालीपति। और रथ जो सेना थी वो रथों से निर्मित थी, उनके प्रमुख का कोई विशेष तौर पर नाम नहीं था। अच्छा, इन सभी सेनाओं को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराने का काम किसका था? रण भंडारगारिक का। रण भंडारगारिक क्या है? एक तरीके का पद है। याद कैसे रखेंगे? रण मतलब युद्ध, भंडार मतलब संग्रहण, गारिक मतलब इकट्ठा करके प्रदान करने वाला। तो रण भंडारगारिक याद रहेगा। अब देखो न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो प्रमुख काम क्या था? व्यापारी वर्ग थे। व्यापारी किस में बटे थे? तो श्रेणी में बटे थे, कुल में बटे थे, ठीक है, पुग में बटे थे और सार्थवाय थे। सार्थवाय ऐसे व्यक्ति थे जो यहाँ का व्यापारी कहीं और जाके व्यापार करता था, वो सार्थवाय था। और न्याय व्यवस्था इसलिए 4 पार्ट में बटी: श्रेणी, कुल, पुग और राजा का न्यायालय। प्रमुख व्यक्ति कौन है? राजा। समझ में आया? राजा का प्रमुख व्यक्ति कौन होगा? महादंड नायक या सर्वदंड नायक। मामले कितने प्रकार के होंगे? दीवानी और फौजदारी मामले। जो फौजदारी मामले हैं उनका निपटान तो ये करेगा। दीवानी मामलों का भी निपटान कौन करेगा? मुख्य रूप से राजा करेगा। दीवानी मामले का कोर होता है भूमि। तो भूमि के संदर्भ में गुप्तों ने सातवाहनों से सीख ली थी। गुप्त ने क्या किया? भूमि दान में देना प्रारंभ किया। किससे सीखा उन्होंने? सातवाहनों से। तो जब भूमि दान में दी तो किसके लिए दी? धर्म को बढ़ाने के लिए। तो धर्म कौन सा था? वैदिक धर्म था। ठीक है, 9 वैदिक धर्म बोलते थे। 9 वैदिक धर्म में कौन सा धर्म आया? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये सहिष्णु भी थे, बौद्ध धर्म का भी का सहयोग किए, जैन धर्म का भी सहयोग किए, शैव धर्म का भी सहयोग किए और वैष्णव धर्म का भी सहयोग किए थे। खुद वैष्णव अनुयायी हुए और शैव धर्म के 4 संप्रदाय को बांटा गया इसमें, और वायु पुराण में इसका पूरा जिक्र है। इनका प्रमुख क्या था? व्यापार, उद्योग था। उद्योग के बारे में घटना फोक्यूक्यू में लिखा गया। फोक्यूक्यू किसके द्वारा लिखा गया? फाहियान के द्वारा। फाहियान कौन था? एक चीनी यात्री था जो स्थल के रास्ते आता है बच्चों, और यहां से ताम्रलिप्ति के रास्ते वापस चला जाता है। स्थल के रास्ते आता है और जल के रास्ते जाता है। इस दौरान वो श्रीलंका भी विजिट करता है। तो उसको यह समझ में आता है कि भारत और चीन के व्यापार अच्छे थे, और भारत और चीन के व्यापार के बीच समुद्र के करीब रहने वाले व्यक्ति बिचौलिएपन का काम करते थे, वो श्रीलंकन थे। कौन थे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्टोरी लाइन क्रिएट कर लो भाई, प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। देखो प्रशासन देख लो एक बार।
प्रशासन कंप्लीट हुआ। प्रशासन के बाद हम पढ़ते हैं गुप्त काल का समाज। समाज को पढ़ने के हमारे फिक्स नियम है। हम समाज को कैसे तोड़ेंगे? समाज का हम क्या पढ़ रहे हैं? सामाजिक व्यवस्था। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये गुप्त काल का समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं क्या? सत्ता। क्या देखेंगे? सत्ता। तो सत्ता कैसी थी? पितृसत्तात्मक थी। सत्ता कैसी थी? तो पितृसत्तात्मक थी। अच्छा, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, अच्छी नहीं थी, उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, महिलाओं को चार तरीके की चीजें, मतलब महिलाओं की स्थिति में क्या हो गया? लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। तो इसमें चार चीजें थी महिलाओं की स्थिति में। एक, अल्प आयु में विवाह करना। दूसरा, सती प्रथा का प्रचलन हो चुका था। तीसरा, पर्दा प्रथा का प्रचलन था। और उपनयन संस्कार बंद हो चुका था। समझिएगा, आधा तो समझ ही नहीं आता होगा आधे लोग को। हाँ, कुछ भी बोल रहा है, सुन रहे हैं। पूछ लेते हैं। उपनयन संस्कार नहीं था, बाल विवाह होने लगा था। ठीक है, पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा। अच्छा, सती प्रथा थी। सती प्रथा किस थी? ये कौन से अभिलेख से पता चलता है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से पता चलता है कि सती प्रथा थी। ठीक है, महिलाओं की ये स्थिति हो गई थी। महिलाओं की स्थिति दयनीय को ये बोल सकते हो, इसको ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा। महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। तो बच्चों, हम जब किसी समाज को पढ़ते हैं तो एक पॉइंट हम देखते हैं सत्ता, दूसरा पॉइंट देखते हैं महिला। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है। याद करो सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें मैंने बताया था कि किसी समाज को पढ़ने के लिए कीवर्ड्स पहले ही बता दिए हैं। आपकी बुक में भी आप पढ़ोगे तो कीवर्ड्स पहले से दिया है, जैसे सत्ता, फिर समाज। तो अब समझ पढ़ रहे हैं किसको? समाज को। आंसर राइटिंग के हिसाब से एकदम सोचिए आप। समाज, तो समाज बच्चों चार वर्गों में बटा था। किसमें बटा था? तो पहला कौन सा वर्ग है? ब्राह्मण वर्ग। दूसरा कौन सा वर्ग है? क्षत्रिय वर्ग। तीसरा कौन सा वर्ग है? वैश्य वर्ग। और चौथा कौन सा वर्ग है? शूद्र वर्ग। अब यहां पे आप सबकी स्थिति को बता रहे हैं। ब्राह्मणों की स्थिति यह हो गई थी कि किसी भी तरीके का, देखो ब्राह्मणों की स्थिति के संदर्भ में यह कहा जाता है कि अगर गलती से ब्राह्मण ने कहीं पे चोरी कर ली तो उसे सजा दी जाएगी, लेकिन उसको सजा कैसी मिलेगी? बहुत कम सजा मिलेगी। लेकिन वही चोरी क्षत्रिय और वैश्य ने की तो उसको उसी सजा के लिए ज्यादा सजा दी जाएगी, उसी मतलब कृत्य के लिए ज्यादा सजा दी जाएगी। तो कहने का मतलब थी कि ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ज्यादा उच्च हो चुकी थी, यानी ब्राह्मण समाज में सर्वोच्च स्थान पर बैठे थे। ब्राह्मणों के संदर्भ में हो गया। क्षत्रिय का मुख्य काम क्या था? तो क्षत्रिय का मुख्य काम सैनिक के रूप में सेवा देना और राज्य की सुरक्षा करना था। और क्षत्रिय की स्थिति में क्या हुआ? ब्राह्मण की तुलना में अच्छी नहीं थी, ब्राह्मण की तुलना में कम थी। ये सेकंड नंबर की कैटेगरी थी क्षत्रिय। अच्छा, वैश्य समुदाय जो था, वैश्य समुदाय के संदर्भ में यह कहा जाता है कि वैश्य लोगों का मुख्य काम दो था, उद्योग और कृषि। उद्योग और कृषि। तो कृषि के लिए राजा उनसे टैक्स बहुत ज्यादा वसूलता था, इसलिए वैश्य समुदाय खुश नहीं था। इसलिए वैश्य ने लगातार संस्थाओं का निर्माण किया, जैसे कि पुग, कुल, श्रेणी, ताकि उसके अधिकारों का हनन ना हो। शूद्रों की स्थिति इस काल में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इन्हें बस्तियों से बाहर रखा जाता था। जो मानवीय बस्ती रहती थी उन बस्तियों से बाहर रखा जाता था। और इनके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया। वो शब्द मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन इतिहास ने लिखा है, अत्यंज और चांडाल। ये गुप्त काल का इतिहास बोल रहा है। ठीक है, तो ये समाज की स्थिति होगी। समाज कितने वर्णों में था? 4 वर्णों में था। बच्चों एक चीज थी, क्या दास प्रथा थी? तो बिल्कुल दास प्रथा थी, याद रखिएगा, दास प्रथा थी।
और 15 प्रकार के दासों का उल्लेख देखने को मिलता है। अब इतने पॉइंट पे आपको अगर लिखना चाहो तो आप 4 नंबर का गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, अगर प्रश्न आ जाएगा मेंस में तो उसे लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ समाज। अब इसके बाद अगला चीज देखते हैं। गुप्त काल की कला एवं संस्कृति। बच्चों कला और संस्कृति पढ़ लेंगे जिससे ये समझ में आएगा गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं। ठीक है, मैंने अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक बढ़ा दिया है, उसी में मैंने आपको समाज बता दिया, मैंने आपको धर्म बता दिया। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, कला एवं संस्कृति। इसको पॉइंट्स में तोड़ता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिएगा, पहले एक तरफ लिस्टिंग करेंगे, उधर एक्सप्लेनेशन करेंगे। बच्चों गुप्त काल में जब भी हमको कला और संस्कृति के बारे में लिखने को आए या पूछे तो हमें इस चीजों को ऐसे तोड़ना है। सबसे पहले गुप्त काल के बारे में अगर हम देखेंगे तो हमें पढ़ना होगा वास्तुकला। कौन सी कला? वास्तुकला। वास्तुकला में क्या आता है बच्चों, तो वास्तुकला में दो डिवीजन रहेगा, एक मंदिर वास्तुकला और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा चैत्य एवं विहार। ठीक है, और इसके अलावा गुफाओं का निर्माण, जैसे अजंता एलोरा की गुफा है ना, गुफाओं का निर्माण, ये किसमें आ गया बच्चों? वास्तुकला में। इसके अलावा अगर इसके बारे में देखना है तो अभिलेख, तो अभिलेख तो मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से, हर राजा का एक पर्सनल अभिलेख बताया है, लिस्टिंग कराई है, एक हो गया अभिलेख। इसी तरीके से बच्चों गुप्त काल की चित्रकला, गुप्त काल की मूर्ति कला, सब में मैं एक एक पॉइंट ही लिखाऊंगा बच्चों, या एक एक पॉइंट ही बताऊंगा। गुप्त काल की अभिलेख, गुप्त काल की चित्रकला, गुप्त काल की मूर्ति कला और गुप्त काल का साहित्य। साहित्य गुप्त काल का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में 9 रत्न बताए थे, और 9 रत्न के टाइम में बहुत सारे साहित्य बताए थे, जिसमें एक प्रमुख है कालिदास। कालिदास 7 अलग अलग किताबें लिखेंगे, है ना, कुछ उसमें महाकाव्य होगा, कुछ उसमें खंड काव्य होगा, है ना, तो उसको देखेंगे। तो साहित्य, साहित्य में बहुत सारे लोग आएंगे, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बोलूंगा कि ये वाले सेगमेंट का मैं आपको बस डिटेल बता रहा हूं, मुंह से ज्यादा बोलूंगा, लिखूंगा कम, और इसका क्या दूंगा, एक नोट्स दूंगा अलग से। इसके अलावा जो आपको बुक मिली है ना, उसके अलावा एक स्क्रिप्ट करके एक पीडीएफ आपको दूंगा, 1 पेज या 1.5 पेज 2 पेज की रहेगी। बस आप सुनते चलिए, अभी मैं बताते जा रहा हूं, सुनते चलिए। देखो, गुप्त काल में मंदिर निर्माण का मतलब मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ। कब हुआ? गुप्त काल में मंदिर निर्माण पहली बार प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले एक मंदिर बनाया गया, जिसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर बनाया गया। क्या बनाया गया? देवगढ़ का दशावतार मंदिर बनाया गया, जो एक विष्णु मंदिर था, जो इस बात का सूचक है कि गुप्त काल के लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मध्य प्रदेश में भूमरा का शिव मंदिर बनाया गया। क्या बोल रहा हूं? मध्य प्रदेश में भूमरा का शिव मंदिर बनाया गया है। नचना कुठार, जबलपुर के आसपास एक मंदिर है, नचना कुठार मंदिर, ये भी कहां है? मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर बनाया गया है, ये भी मध्य प्रदेश में है। यानी 3 मंदिर इंपॉर्टेंट है, तिगवा,
नचना कुठार और भूमरा का शिव मंदिर, इसके अलावा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये जितने मंदिर हैं इन सब मंदिर को हम एक अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे। कला और संस्कृति जब पढ़ेंगे तब हम अच्छे से पढ़ेंगे मंदिर का निर्माण का कैसे होता है, मंदिर का निर्माण कितने चरण में होता है, कौन से मंदिर में क्या होता है। बट आप ये जानिए ये 4 मंदिर आपको याद रखना है जिसका निर्माण किसने कराया था, गुप्तों ने कराया था। बच्चों मंदिर निर्माण को मैंने बताया था कि 3 शैली होती है। एक शैली को बोलते हैं नागर शैली, एक शैली को बोलते हैं बेसर शैली, एक शैली को बोलते हैं द्रविड़ शैली। नागर शैली जो होती है वो उत्तर भारत की शैली होती है, बेसर शैली जो होती है वो मध्य भारत की शैली होती है, और द्रविड़ शैली जो होती है वो दक्षिण भारत की शैली होती है। याद रखिएगा बच्चों, जो नागर शैली के मंदिर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, नागर शैली के जो मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिर की तुलना में कम ऊंचे होते हैं। द्राविड़ शैली का जो मंदिर होता है वो बहुत विशाल भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है, और उनका प्रांगण से लेके उनके चारों चीज आपको मैं बताऊंगा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। मंदिर वास्तुकला आर्ट एंड कल्चर में अलग से पढ़ेंगे तो तब समझ में आएगा। बट अभी आप ये जानिए आपकी जानकारी के लिए कि द्रविड़ जो मंदिर होते हैं वो ज्यादा बृहद होते हैं और ज्यादा ऊंचे होते हैं किस कंपेयर में, नागर शैली की तुलना में। और नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत के मंदिर है। उत्तर भारत के मंदिर जो ऊंचाई बस कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण किया गया था स्पेशली कहां किया गया था, उत्तर भारत में किया गया था। अर्थात गुप्त काल में नागर शैली के ज्यादातर मंदिर बनाए गए। क्लियर हुआ? ठीक है, ये मंदिर वास्तुकला हो गई। इसके अलावा बच्चों कुछ गुहा मंदिर बनाए गए। क्या बनाए गए थे? गुहा मंदिर, मतलब गुफाओं को काटकर बनाए गए मंदिर। जैसे आपने सीता बेंगरा की गुफा, जोगीमाला की गुफा सुनते हो ना, है ना, उसी तरीके से एक है ब्राह्मण गुफा। क्या? ब्राह्मण गुफा, ब्राह्मण गुफा। और उसी तरीके से एक है उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा में क्या है? फिर अगेन विष्णु की प्रतिमा। तो गुप्त काल अगर आए और मंदिर बोले और पूछे मंदिर में किसका मंदिर होगा, तो अक्सर आप क्या लगाएंगे? वैष्णव या विष्णु भगवान का मंदिर होगा। बच्चों इसके अलावा अजंता एलोरा की गुफा आपने सुना होगा। अजंता और एलोरा की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में, कहां है? महाराष्ट्र में। अजंता की जो गुफा स्पेशली अजंता नामक गांव है वहां है। उस गुफा का जो आकार है घोड़े के नाल के आकार के जैसा है। कैसा है? घोड़े के नाल के आकार के जैसा। किसकी गुफा? अजंता की गुफा। बच्चों अजंता की गुफा में ना अलग अलग गुफाओं का नंबर है। अजंता की गुफा में 32 गुफाएं हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके गुफाएं हैं। इसमें 16 है, 17 है, 19, ये 3 जो गुफाएं हैं उसमें कुछ चित्रकला बनाई गई है। क्या बनाई गई है? तो जिसमें गुप्त काल की चित्रकला का उल्लेख है। गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 19, ये 3 कौन सी गुफा में? अजंता की गुफा में। कौन सी गुफा में? अजंता की गुफा में। अच्छा, गुफा निर्माण में हमने क्या देख लिया? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, ब्राह्मण की गुफा, ब्राह्मण मंदिर की गुफा और उदयगिरी की गुफा। चैत्य एवं विहार का निर्माण देख लेते हैं। बच्चों अगर चैत्य और विहार की बात करोगे तो अजंता की गुफा जो है वो स्पेशली किस धर्म को बताती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, पहला चीज क्लियर हुआ। एलोरा की गुफा शिव धर्म से संबंधित है, बाकी अन्य गुफाएं वैष्णव धर्म से संबंधित। समझ आया क्या बोला हूं? क्वेश्चन घुमा के पूछता है अजंता की गुफा किससे संबंधित है? एलोरा की गुफा किससे संबंधित है? शिव। और बाकी अन्य गुफाएं किससे संबंधित है? विष्णु। ठीक है, तो ये गुफा हो गया। ये चैत्य विहार, तो चैत्य विहार इसी को बोल रहे हैं। अजंता की गुफा को ही क्या कहा जा रहा है? चैत्य विहार कहा है। और मंदिर में हमने पढ़ लिया दशावतार मंदिर, नचना कुठार मंदिर, ठीक है, तिगवा मंदिर पढ़ा ना ये। और स्पेशली कौन से मंदिर का निर्माण कराया है इन्होंने? नागर शैली के मंदिर का निर्माण कराया। तो बच्चों ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? वास्तुकला पूरा। और इसी तरीके से चित्रकला क्रिया हुआ। चित्रकला में इतना ही पढ़ना है। बच्चों मूर्तिकला की बात करते हैं, अभिलेख सबसे लास्ट देखेंगे। मूर्तिकला के लिए इन्होंने सारनाथ, मथुरा 2 जगह बोल रहा है। कौन कौन से? सारनाथ हो गया, मथुरा हो गया और पाटलिपुत्र हो गया। ये 3 जगह से उन्होंने मूर्तिकला के केंद्र बनाए थे। जैसे गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली मैंने मूर्तिकला बताया था ना। स्पेशली गुप्त काल का जहां एक्सटेंशन था उसमें 3 जगह, वो सारनाथ में अलग शैली के बनते थे,
मूर्तियां, और उसी तरीके से मथुरा में अलग शैली के बनते थे, पाटलिपुत्र में अलग शैली के बनते थे। वो वहां के पाए जाने वाले पत्थरों के आधार पे बनता था। जैसे मैंने बताया था मथुरा में क्या मिलता है, सफेद संगमरमर, आगरा के पास है, सफेद संगमरमर से निर्मित मूर्ति, कहीं पे बलुआ पत्थर से निर्मित मूर्ति। जहां पे जैसी मिट्टी मिलती है उस मिट्टी के आधार पे क्या बनाए गए, मूर्तियों का निर्माण किया गया। ठीक है, ये मूर्ति कला एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं बच्चों, पर अभी दे नहीं रहे हैं, जरूरत नहीं है इतना डिटेल जाने की। अभिलेख, तो अब ये बताइए अभिलेख में कौन कौन से अभिलेख में बताते चलिए। अरे यार, अभिलेख में अगर मैं यहां पे बोलूं बच्चों, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख सुना है? ठीक है, अब अभिलेख बोलते जाओ, सुनते प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, फिर दूसरा एरन अभिलेख, तीसरा भीतरी अभिलेख, और चौथा जूनागढ़ अभिलेख। ये सब अभिलेख किससे संबंधित है? बिलसाड़ अभिलेख किससे संबंधित है? ये सभी गुप्त राजाओं से संबंधित है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा अभिलेख कौन से राजा से संबंधित है, जिसे मैं पहले की क्लास में बता दिया हूं। इसमें एक अभिलेख और अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुमार गुप्त को क्या कहा गया था, ये सबसे ज्यादा अभिलेख किसके शासनकाल में लिखे गए? कुमार गुप्त। तो उदयगिरी अभिलेख उसमें ऐड कर दीजिएगा, किसमें? कुमार गुप्त के अभिलेख। बच्चों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में 2-3 बातें सुन लीजिए। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है, हरिशेन के द्वारा लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, और वो चंपू शैली में लिखा है। ये आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न बोलेगा निम्नलिखित अभिलेख के संदर्भ में कौन सी बातें सही हैं, या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के संदर्भ में कौन सी बातें सही हैं। पहला, ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, ये चंपू शैली में लिखा गया अभिलेख है, ये हरिशेन के द्वारा लिखा गया अभिलेख है। तीनों कथन सत्य है, 1 2 3 तीनों ऑप्शन। समझ में आया? बच्चों आप मेहरौली का लौह स्तंभ सुना है, जिसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में 2 रचनाएं हुई थी। पहला कौन सा है? मेहरौली का लौह स्तंभ, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। 2 चीजें, महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण और मेहरौली का लौह स्तंभ। ठीक है, अच्छा जूनागढ़ अभिलेख से अपने को क्या मिलता है? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था, ये इसका साक्ष्य मिलता है। कौन सा अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से। हुणों ने आक्रमण किया था, ये किससे अभिलेख मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख से हुणों ने आक्रमण किया था। याद रहेगा? देखो जो फैक्ट है उसी को आंसर राइटिंग में ले जाना है मेंस में। कांस्टेबल वाले अगर आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो आप लोग कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ ले जा रहे है ना। सही में अगर आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें कैसे इस्तेमाल करना। आप लोगों के लिए एक छोटी किताब बन रही है जो 20 जून तक तैयार हो जाएगी। वो 20 जून को वो किताब आप लोगों को कंपलसरी आपको बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? वो किताब आपको लेना है, उसको लेना ही पड़ेगा आपको, वो लेना है। उसके बाद 14,000 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। उसकी तैयारी इंग्लिश मीडियम में पूरे क्वेश्चन बन चुके हैं, हिंदी मीडियम में बनना चालू हो गया। मैक्स टू मैक्स 30 मई तक वो क्वेश्चन बन जाएगा। 15 जून तक उसकी प्रूफ रीडिंग हो जाएगी, और 25 जून से कांस्टेबल का प्रॉपर आप लोग कम से कम 50 से 60 टेस्ट दोगे। और अगर मेरे यहाँ 25 बच्चे कांस्टेबल के पढ़ रहे हैं तो 25 के 25 का सिलेक्शन होना चाहिए। इसके पहले हमने अग्निवीर में रिजल्ट दिया है, 30 बच्चे पढ़े हैं, 27 का सिलेक्शन हुआ, इसलिए बोल रहे हैं। तो वो तो कमजोर बच्चे थे, और वो मेरे से मात्र 38 दिन पढ़े थे। आप तो हमसे 7 महीने पढ़ोगे। समझ रहे हो ना? कांस्टेबल वाले रिजल्ट चाहिए मतलब चाहिए। और मैं गारंटी बता दे रहा हूं कि पीएससी में, अगर पीएससी में हमारे यहाँ टोटल 27-28 स्टूडेंट है, 27-28 स्टूडेंट में 10 लोगों का प्रीलिम्स निकलेगा। मुझे पता है, अंदाजा हो जाता है 10 लोगों का प्रीलिम्स निकलेगा। लेकिन शर्त यह है, जब तक वो अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, हमारी बुद्धि के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।